नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू का नया सेशन लेकर के आज फिर हम हाजिर हैं। आज जो नए न्यूज़ हैं उसको हम देखेंगे। न्यूज़ तो पुराने ही चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है तो वो इलेक्शन पैनल से लेकर के, चाहे एसबीआई ने जो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा दिया है उससे लेकर के न्यूज़ तो वही सारे हैं। कुछ नए आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने कुछ जो भी प्रीवियस क्लासेस में चीज़ें डिस्कस की हैं उसके और थोड़ा वैल्यू एडिशन करके आज हम एक दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे कि इलेक्शन पोल के ऊपर है, चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, तो उन सारी चीज़ों को हम आज एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लक्ष्मीकांत के एक चैप्टर से मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगी सो दैट इसके बाद हमें ये टॉपिक देखना ही ना पड़े। तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर में एक दो न्यूज़ आई हैं जिसको हम आज पूरा लक्ष्मीकांत के चैप्टर से ही क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा पीटी के लिए आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ के साथ में एक दो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जैसे इंडिया भूटान के बीच में संबंधों की बात है, और भूटान के पीएम लास्ट टाइम भी आए थे लास्ट मंथ और अभी फिर से आने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो हम उसमें देख लेंगे कि भूटान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और भूटान के लिए हम क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे उस सारी चीज़ों को। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो चलिए सबसे पहले हाईलाइट्स को देखते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं? अच्छा, कल किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैम आप जब लिखती हैं तो साफ साफ लिखा करिए। देखिए, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वर्ड्स इतने बड़े लिखूँ कि आपको क्लियरली विजिबल हो चीज़ें। जहाँ पर ब्लैंक पेज होता है वहाँ तो क्लियरली चीज़ें दिख जाती हैं। कई बार पेज स्क्रीन पे छोटा पड़ जाता है या जगह नहीं होती है तो कभी मैं ओवर राइट कर देती हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ें लिख रही होती हूँ जो मैं साथ के साथ दोहराती भी रहती हूँ। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोर्ड पर क्या लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ों को बोल भी रही होती हूँ। तो आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने फीडबैक दिया है तो इसको बिल्कुल अमल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट से। हाईलाइट्स क्या है? पहला तो है पोल बॉन्ड्स 22 फॉर्म्स डोनेटेड ओवर 100 करोड़, बीजेपी गॉट हाईएस्ट शेयर। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को टाइम लिमिट दी थी, उस टाइम लिमिट में एसबीआई ने सारा डाटा अपना इलेक्शन कमीशन को दिया, और इलेक्शन कमीशन इतनी फास्ट कि 15 मार्च का डेट था, उन्होंने 14 मार्च को ही रात में क्या किया, 12 बजे से पहले पहले अपना सारा एसबीआई का दिया हुआ डाटा अपने पोर्टल पे डाल दिया। तो उसमें पता चला है कुछ चीज़ें कि कुछ 22 कंपनियां हैं, 22 फर्म्स हैं जिन्होंने डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। किस पार्टी को कितना मिला है वो सारी चीज़ें हम, छोटा सा न्यूज़ है, अपने नॉलेज के लिए देख लेंगे। बाकी इससे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें नहीं है। अभी जो है इलेक्शन कमीशन जो दूसरा डाटा है ना, सेट ऑफ दूसरा डाटा जो है वो जब डिक्लेयर करेगा जिसमें किस पार्टी को कितना ज़्यादा चंदा मिला है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर ये मुद्दा फिर से आएगा। लेकिन न्यूज़ जानने के लिए है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी हमारे लिए काम की चीज़ ये बाकी सारे हाईलाइट से है। दूसरा हाईलाइट क्या है? पैनल रिकमेंडेड साइमल्टेनियस पोल्स। जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में पैनल बनाई गई थी, कल ही हमने इसको डिस्कस किया था कि वो अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी और उसमें क्या बातें हैं, पैनल ने क्या रिकमेंड किया, इसको हम इस हाईलाइट के थ्रू देखेंगे। अगला हमारा न्यूज़ क्या है? इंडिया 134 इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये आपके यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का जो पेपर अभी आने वाला है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऐसे इंडाइसेस पूछे जाते हैं, यूएनडीपी संगठन वगैरह के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको देख लेंगे, हमारी रैंक क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमने कितनी प्रोग्रेस की है नहीं की है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगला है गणेश कुमार और सुखबीर संधू। ये दो हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। जैसे हमें पता है कि अरुण गोयल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके पहले एक और जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका क्या है, सेवानिवृत्त हो गए थे, तो 2 पद खाली थे चुनाव आयोग में। उन 2 पदों को भर लिया गया है। गणेश कुमार जी और सुखबीर संधू जी अब क्या है, नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में आर्टिकल्स वगैरह चीजें देखी हुई है ना, 324 से 329 आर्टिकल्स, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की है। आज हम क्या करेंगे, चुनाव आयोग का जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर है, 2-3 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे तो यूपीएससी के प्री में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है।
तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इतना ज़्यादा ये अभी न्यूज में रहा है अलग अलग कारणों की वजह से, साथ के साथ में अभी क्या इलेक्शन आने भी वाले हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इस बार के पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो हम क्या करेंगे, इस लक्ष्मीकांत के चैप्टर से पूरी चीज़ें रिकॉल करके अपना एक रिवीजन कर लेंगे, सो दैट अब आपको उसके बाद दोबारा अगर ये न्यूज़ आती भी है इस तरीके की तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला है मोदी विल ट्रैवल टू भूटान नेक्स्ट वीक। देखिए ये चल रहा है 2-3 महीनों से, भूटान के पीएम हमारे यहाँ आ रहे हैं और अभी मोदी जी जो हैं वो भूटान जाने वाले हैं। तो अभी ये भी न्यूज़ इस आर्टिकल में था कि इलेक्शन आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या है किसी भी जो नेता है देश का उसको कहीं अदर कंट्री में ट्रैवल करने की नहीं होती है परमिशन। साथ के साथ में कोई नई बड़ी योजना है वो जो है वो नहीं लॉन्च कर पाएंगे पीएम जो है भूटान से रिलेटेड, या कैसी भी बड़ी योजनाएं नहीं लॉन्च कर पाएंगे अगर आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन की डेट आ जाएगी। तो ये पूरा इस सिनेरियो से रिलेटेड इस आर्टिकल इस एडिटोरियल में मेंशन है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो चीज़ें देख लेंगे कि क्या भूटान में अभी नए डेवलपमेंट्स हैं, पर हम क्या करेंगे, भूटान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और भूटान के लिए हम क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ये हम जो पूरा डाटा है वो देख लेंगे। कई सारी परियोजनाएं भूटान और इंडिया के बीच में चल रही हैं, तो हम उनको एक तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। रिसेंट में जो 2-3 सालों में जो भी नई परियोजनाएं चल रही हैं उनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में आपको दे देता है कि ये परियोजना किस देश के साथ है ना। तो हम यहाँ पर भूटान से रिलेटेड इंडिया और भूटान की जो भी परियोजनाएं हैं उसको हम एक क्या करेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे। अगला हमारा रहेगा सेंटर अनवील प्रोजेक्ट फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑन रोड कैश विक्टिम। देखिए रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। एनसीआरबी जो है वो रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड डाटा हर साल जारी करता है और लगभग 1.5 लाख इंजरीज या कह लीजिए या मौत जो है इंडिया में वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। ये एनसीआरबी के प्रीवियस जो डाटा है इसमें ये बताया गया है। तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट क्या है डे बाय डे लेती रहती है। और अभी एक नया एक कहना चाहिए कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़ में ये चीज़ें शुरू की जा रही है। अब क्या होगा कि रोड एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिले, ऐसा कुछ करने का जो गवर्नमेंट का अभी प्रोग्रेस चल रही है, डेवलपमेंट इस पे चल रहा है, तो हम उसको देख लेंगे। ये बहुत छोटी सी न्यूज़ है, एक हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए हम इसको रखेंगे। तो ये हैं आज के हाइलाइट्स और अच्छे टॉपिक भी हैं इसमें बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले कुछ मसाला न्यूज़ से मिल जाए। पॉलिटिकल चीज़ें ऐसे भी अट्रैक्ट कर दी हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, चाहे हर व्यक्ति को राजनीति अट्रैक्ट करती ही करती है। और ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, पोल बॉन्ड से रिलेटेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड को इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि एकदम क्लियर लिखूं, लेकिन क्या होता है कई बार स्पीड वगैरह की दिक्कत होती है, इस वजह से चीज़ें जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में क्या होता है कई बार ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। उसके बाद में एसबीआई से बोला गया था कि जितना भी डाटा है, एसबीआई ही एकमात्र वो अथॉरिटी थी जिसके पास से कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई कंपनी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती थी और उसको गवर्नमेंट को दे सकती थी। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी ये डाटा है आप रिलीज करिए। एसबीआई को बोला कि आप उसको चुनाव आयोग को दिए, चुनाव आयोग को बोला गया कि आप उसको अपने जो वेबसाइट है, जो अपना पोर्टल है उस पर डालिए। तो ये सारा चीज़ हुआ और कल 15 मार्च, आज 15 मार्च के लिए ये डेट दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि जो भी एसबीआई ने डाटा दिया है वो आप अपने पोर्टल पे डालिए। लेकिन एसबीआई ने क्या किया, कल ही इसको माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कल ही इसको अपने पोर्टल पे डाल दिया। तो उसमें कुछ डाटा निकल के सामने आए हैं, थोड़े चौंकाने वाले हैं। बहुत सारे विवाद के मुद्दे भी इसमें अभी होगी, टाइम टू टाइम राजनीति इस पे बहुत सारी होगी, क्योंकि एक तमिलनाडु का कोई जुआ, जो सट्टेबाजी वाली चीज़ होती है, गैम्बलिंग एक कंपनी है, उसने बहुत ज़्यादा करोड़ों का चंदा दिया है। और ये मुद्दा चल रहा था कि उसके ऊपर जब जब ईडी की रेड पड़ी है उसके बाद उसने बहुत सारे चंदा दिया है। तो ये पूरा जो सस्पेशियस एक पूरा माहौल बना हुआ है, अभी इस पर बहुत रिसर्च होगी, पक्ष विपक्ष बहुत वाद विवाद चलेगा, इलेक्शन का टाइम है, तो ये सारे मुद्दे तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सरकार के लिए, चाहे विपक्षी पार्टी के लिए। तो खैर हमें इतना जानना जरूरी नहीं है, बस ये इस न्यूज़ को अवेयरनेस के लिए आप जान के रखिए। जिम्मेदार नागरिक की तरह देश में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर वयस्क हैं आप तो वोट देने का अधिकार है आपको, तो वोटिंग राइट से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए कि पोल बॉन्ड जो आया है उसमें लगभग 22 फॉर्म्स जो हैं जिन्होंने क्या किया है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा चंदा दिया है। बहुत बड़ी, इतने रईस लोग आ कहाँ से रहे हैं इंडिया में, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जब हम बात करते हैं कि गरीबी इतनी ज़्यादा है और इतने सारे रईस लोग हैं, करोड़ों में, मतलब 1-1 करोड़ के बॉन्ड लिए गए हैं विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज, मतलब हर दिन एक नया बॉन्ड लिया गया है। जैसे होता है ना कि साल के 3-4 मंथ अलॉट किए गए हैं कि इसी महीने में क्या होगा, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा। तो वो मान लीजिए अप्रैल महीने में 2019 से लेकर के 2023 तक का इसमें डाटा आया है। तो उसमें बोला गया है कि अप्रैल महीने में ही देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में हर दिन किसी व्यक्ति, किसी फर्म ने क्या किया है, 1-1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के क्या किया है, जमा किया है। तो मतलब इतनी रहीसी। खैर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए बस ये जानना जरूरी था कि क्या है मुद्दा। और बाकी इतने जो करोड़ों चंदे हैं, सबसे ज्यादा जो बीजेपी पार्टी को मिला है चंदा, तो ये तो हमेशा का होता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा सबसे ज्यादा चंदा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को लगभग मिला है 6,000 करोड़ का, ठीक है, 6,000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को अकेले। और जब उनके अपोजिशन पार्टीज को देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को मात्र 1,600 करोड़, कांग्रेस को तो भाई 1,400 करोड़ और भी कम। तो कहीं पर भी कोई अपोजिशन पार्टी टिकी नहीं रही है, बीजेपी को इतना ज्यादा चंदा मिला है। तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी पार्टी को मिला है, लगभग 22 फॉर्म्स है जिसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है। ये तो मिर्च मसाला वाली न्यूज थी, काम की न्यूज यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पैनल रिकमेंडेड साइमल्टेनियस पोल, ये जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में पोल बनाया गया था, एक क्या कमेटी बनाई गई थी, जो मैंने कल भी चर्चा की थी कि भविष्य में भारत में जो भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के हों, चाहे वो राज्यों के हों, पंचायत के लेवल पे हों, सबको क्या करना, एक साथ कराने के लिए, एक साथ कंडक्ट कराने के लिए क्या किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। तो रामनाथ कोविंद जी और अन्य 7 सदस्य थे इसमें। इंपॉर्टेंट ये भी है, एक बार जाकर के आप सभी सदस्यों के नाम को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम थे वो तो शाह जी थे, अमित शाह जी थे। उसके साथ साथ NK सिंह जी थे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक सुभाष कश्यप जी थे जो कि लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मैंने ये कल भी बताया था। अब हम देखते हैं कि आज क्या इन्होंने रिकमेंड किया। इन्होंने रिकमेंड किया कि ठीक है, ये बात सही है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो चुनाव क्या होने चाहिए, 2 चरणों में होने चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवा दीजिए। तो रामनाथ कोविंद जी ने बोला कि 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, ठीक है। पहले चरण में क्या होना चाहिए, एक तो लोकसभा और दूसरा विधानसभा, इनके दोनों के चुनाव एक साथ करवा दीजिए। और विद इन 100 डेज यानी कि 100 दिनों के भीतर क्या करिए, दूसरे चरण का चुनाव करवाइए। और उसमें क्या करिए, यहाँ पर जो भी नगरीय निकाय हैं और पंचायतें हैं वहाँ पे चुनाव कंडक्ट करवा दीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, क्योंकि देश में इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पर एक साथ अगर बोला जाए कि सभी ये चारों चुनाव हो जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने ये सलाह दी है, इस पैनल ने ये सलाह दी है कि 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। एक तो होना चाहिए क्या, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा, और 100 दिनों के भीतर, यहाँ पे टाइम लिमिट कितनी है, 100 दिनों के, 100 दिनों के भीतर क्या करना है, 100 दिन मतलब लगभग 3 महीने 10 दिन। तो 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण के चुनाव करवा लेने हैं, नगरीय और पंचायती चुनाव। ये जो है इस पैनल ने रिकमेंड किया है। अब इसमें क्या है, मुद्दे भी हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि इतनी बड़ी आबादी है, इतना ज़्यादा खर्च लगेगा लॉजिस्टिक्स के ऊपर, और आप इतने लोग लाओगे कहाँ से। चुनाव कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं ना। जैसे आपको पता होगा कि जब एक जगह चुनाव होता है तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगती है, बहुत सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब इन 100 दिनों तक वो इन्हीं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा उनको, है ना। और क्या है, इतने बड़े नंबर पे आप इलेक्शन कराओगे तो उसको कंट्रोल करना। ऐसे भी कभी कभी EVM को लेकर के मुद्दा उठ जाता है, चुनाव से रिलेटेड मुद्दे हमेशा उठते रहते हैं, धांधली की खबरें आती रहती हैं। कई जगह पोल ऐसे होते हैं, कई बूथ्स पे ऐसा होता है मारपीट हो जाती है, चुनाव की जो पेटी है चुनाव पत्र वाली वही गायब हो जाती है।
तो ये सारे मुद्दे हैं। तो ये एक चीज चल रही है कि ठीक है, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो क्या है, रिसोर्सेज बचेंगे। जो अभी हर साल क्या होता है, हर साल कहीं ना कहीं इंडिया में किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, तो उसकी वजह से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, रिसोर्सेज की हमारी बहुत ज़्यादा हानि होती है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर एक साथ ऐसे चुनाव होंगे तो बस दो बारी एक जगह का चुनाव होगा, 2 बारी मतलब दूसरी जगह के चुनाव होंगे, तो क्या हो गया, रिसोर्सेज तो हमारे कम खर्च होंगे ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि इतने बड़े नंबर के लोग, इतने बड़े नंबर पे आप अधिकारी कहाँ से लाओगे जो इस तरीके से पूरा चुनाव को एक साथ कंडक्ट करा सके पूरे देश में। तो ये पहला मुद्दा है, हमने जान लिया कि क्या इसका न्यूज़ था, हमने जान लिया कि इसके फायदे नुकसान क्या है। अब हमारा अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी के द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होते हैं, पहली बात तो ये कि किसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस तरीके के प्रश्न आपसे पीटी में पूछे जाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। 3 आयाम होते हैं जिसके ऊपर ये पूरा इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 3 आयाम में सबसे पहला क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति के औसतन जीवन कितना है, कितने साल तक व्यक्ति जिएगा। तो जीवन प्रत्याशा पहला आयाम होता है इसका। दूसरा होता है शिक्षा का वर्ष। शिक्षा का वर्ष कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के कब तक, कितने साल तक अवसर मिल रहे हैं। तीसरा आयाम क्या होता है इसका, तीसरा आयाम होता है जीवन स्तर, है ना, गुड लाइफ एंड हेल्थ। इस जीवन स्तर की गणना या तुलना कैसे की जाती है, इसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना की जाती है। तो इन 3 जो मुख्य आयामों के आधार पर यह पूरा लाया जाता है। इसमें 3 आयाम है और 10 सब पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो ठीक है। मोस्टली जो है ये 3 मेजर जो है, ये 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा का वर्ष, तीसरा होता है क्या, जीवन स्तर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन स्तर का कैलकुलेशन किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। और किसने जारी किया है, यूएनडीपी ने। अब हम देख लेते हैं कि इस साल भारत की रैंक क्या है। तो इस साल भारत को रैंक मिली है 134। पिछले साल की तुलना में क्या है, 1 अंक का इजाफा हुआ है पिछले साल। ये याद रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है वो 2022 का है, जारी हुआ है 2023 में, तो याद रखिएगा। और जो पिछले साल इसके पहले जो आया था 2021 का जो इंडेक्स था, जो 2022 में जारी हुआ था, 22-23 में जारी हुआ था, उसमें रैंक क्या थी, 135। तो अगर आपसे पिछला रैंक पूछ लिया जाए कि पिछला क्या रैंक था, तो वो रैंक थी आपकी 135। और इस साल का करंट जो रैंक पूछा जाए तो वो क्या है, भारत की रैंक क्या है इस बार, तो भारत की रैंक है इस बार 134। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी जो ये आया है इंडेक्स, ये 2022 का है, लेकिन ये भी 22-23 का है जो अभी रिलीज हुआ है। तो फिलहाल इसकी रैंक क्या है, 134। इसके पहले आपसे पूछा जाए कि पिछले साल क्या इस रैंक थी इसकी, तो पिछले साल रैंक थी 135। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल रैंक कितनी है, 134। कितने देशों के बीच में ये रैंक है, तो 190। टोटल 193 देश जो होते हैं, 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, वहाँ के 193 देशों की गणना या तुलना के आधार पर ये सारा रैंक क्या किया जाता है, लाया जाता है। लेकर कौन आता है ये इंडेक्स, तो यूएनडीपी। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3 आयाम जो है इसलिए आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 आयाम बता दिए। अब इसी आर्टिकल में हमारे पड़ोसी देशों के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। साथ के साथ ये भी बताया गया है कि भारत ने पिछले साल से इस साल अगर प्रोग्रेस की है तो किन किन पॉइंट्स में या किन किन आधारों पर प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। तो भारत के पड़ोसी देश इंडिया से तो सारे सही कंडीशन में ही हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो चाइना की रैंक कितनी है, 75 है, श्रीलंका की 78 है। ऐसे ही भारत के और पड़ोसी देश हैं जो भारत से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसमें। और सोचने वाली बात है कि श्रीलंका में इतना क्राइसिस था, उसके बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट में श्रीलंका की रैंक जो है वो भारत से अच्छी है। ये कैसे? अच्छा, ये जो यूएनडीपी है एक स्केल के थ्रू स्कोर भी देता है। ठीक है, स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक एक स्कोर होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है आपसे। तो जैसे जैसे 0 से लेकर के स्कोर जो है वो 1 की तरफ बढ़ता जाता है, उस राज्य, उस देश की जो क्या होती है कंडीशन और अच्छी होती है ना, तो उच्च स्तर होता है। माने कि आपको मैक्सिमम अगर रैंक 1 मिल रही है, नंबर 1 मिल रहा है, स्कोर 1 है, तो उस देश की क्या है कंडीशन ज्यादा बेटर है। भारत का कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो 0.4
3 ऐसे समथिंग के बीच में रह रहा है फिलहाल इस साल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 0 से 1 तक स्कोर होता है और 0 से 1 के बीच में क्या है, अगर 1 तक पहुंच गया कोई देश तो क्या होगी, सबसे बेटर कंडीशन है वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, और इस बार टॉप किसने किया है, तो टॉप कंट्री का भी नाम पता होना चाहिए, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। आज मैं थोड़ा आराम आराम से चल रही हूँ क्योंकि जैसे कि कई लोगों की शिकायत है कि समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ा मैं आराम से ही चल रही हूँ। ठीक है, तो टॉप कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड है। और इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, 134। मैंने बता दिया पड़ोसी राज्यों की क्या, पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, तो श्रीलंका 78, चाइना जो है वो 75, मतलब बहुत सारे ऐसे और हैं, जैसे भूटान वगैरह हो गया उसका 125 रैंक है, और बांग्लादेश जो है वो 129 है, मतलब कि सभी भारत से तो ठीक ही है। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। क्या होता है यूएनडीपी, अब देख लेते हैं कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है, क्योंकि इससे भी आपको प्रश्न मिलता है। बाकी क्या होता है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी आपको ये समझ आया होगा, 3 आयामों के बारे में ये पूरा चर्चा करता है। इस आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि भारत ने इस साल सुधार किया है, तो किन किन क्षेत्रों में सुधार किया है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा इंडेक्स है आपके सतत विकास लक्ष्य SDG है, तो इसमें जो इंडेक्स में 3 आयाम है, वो तीनों आयाम किस आर्टिकल से, SDG के किस अनुच्छेद से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब जीवन प्रत्याशा की बात आती है तो SDG 3 आता है। ठीक है, SDG 1 में क्या है, गरीबी, दूसरे में है भुखमरी, तीसरे में है स्वास्थ्य। तो ये जो स्वास्थ्य वाला हिस्सा आता है वहीं पर एक जीवन प्रत्याशा वाली चीज भी जुड़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम कितने साल जी सकता है। तो इसमें भी एक कंडीशन आई है कि पिछले साल जो भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, जीवन प्रत्याशा का साल था, वो लगभग औसतन 62 वर्ष था, जो इस साल इंक्रीज होके क्या हो गया, 67 वर्ष। तो हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि जो व्यक्ति औसतन भारत में 62 वर्ष जी रहे थे, अब क्या हम जो है वो 5 साल एक्स्ट्रा जीने वाले हैं। तो 5 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है इंडिया की, 67 के आसपास है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आयाम है, पहला आयाम जो है जीवन प्रत्याशा का, वो SDG 3 से रिलेट करता है। ध्यान रखिएगा ये जो चीजें हैं आपको मेंस के लिए काम आएंगे, जब आप मेंस में लिखेंगे ये क्वेश्चन, और ऑर्गेनाइजेशन से और इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो जब जीवन प्रत्याशा की बात आएगी तो वो SDG 3 से रिलेट करेगा। स्कूली शिक्षा की बात आएगी, स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष की जब बात आएगी तो वो आपका SDG 4 से रिलेट करेगा। क्यों, SDG 4 जो है वो शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, इस साल की जो इंडेक्स है उसमें बताया गया है कि लगभग 12.6 वर्ष अपेक्षा की जा रही है कि एक स्टूडेंट को लगभग क्या है 12.6 साल मिलना चाहिए। ठीक है, ये रहा। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जीवन स्तर के बारे में बताया था। तो जीवन स्तर को यहाँ पर सीधे सीधे प्रति व्यक्ति आय से रिलेट किया जाता है। तो जो तीसरा है जीवन स्तर वाला, वो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है, और वो आपके SDG 8 से कहीं ना कहीं, डिसेंट वर्क वाली जो चीज है SDG 8 में, वहां से आपको जीवन स्तर वाली चीज को क्या करना है, रिलेट करना है। तो ऐसे रिलेट कर करके पढ़िएगा। और जो ये SDG वगैरह है, अगर आप आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रभाव जो पड़ता है पढ़ने वाले के ऊपर, जो आंसर पढ़ रहा है या चेक करने वाला है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि इस जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की स्थिति क्या है, 134 है। मैंने ये बता दिया आपको कि जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी, 67 वर्ष बोली गई है, इसमें पॉइंट में भी कुछ डिजिट है, तो लगभग 67 वर्ष जो जीवन प्रत्याशा बोली गई है। साथ के साथ में स्कूली शिक्षा क्या है, 12.6 वर्ष की रखी गई है कि इतने साल की एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और राष्ट्रीय आय की जो, या प्रति व्यक्ति आय की जो बात की गई है, वो भी इंक्रीज हुई है, उसको भी हम देख लेंगे, काफी वृद्धि हुई है उसमें। देखिए यहाँ पर लिखा है स्कूली शिक्षा का वर्ष कितना, 12.6 वर्ष। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि पिछले साल जीवन प्रत्याशा 62.7 थी, इस बार कितनी हो गई है, 67.7 हो गई है। ठीक है, साथ के साथ में जो व्यक्तिगत पूंजी है, ये प्रति व्यक्ति आय है, इसमें लगभग 287% का इंक्रीज हुआ है। कब से, जब से ये इंडेक्स आने लगा है तब से। 1990 में पहली बार ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में HDI कहते हैं, तो 1990 से इसकी शुरुआत हुई है, और तब से लेकर अब तक जब व्यक्तिगत पूंजी की बात की जाती है तो लगभग 287% का इजाफा हुआ है। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रैंक बताई गई है, पिछले साल में क्या स्थिति थी, तो 2021 में लैंगिक समानता, एक जो इसी आर्टिकल में, इसी इंडेक्स में लैंगिक समानता के लिए भी क्या है, रिपोर्ट जारी की जाती है। लैंगिक समानता जो है, जेंडर
इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, ठीक है, GII कहते हैं उसको। तो लैंगिक समानता में भी भारत में इस इंडेक्स में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, इसको बताया गया है। और लैंगिक समानता में क्या रैंक बताई गई है, 108। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास की बात की जाएगी तो यहाँ रैंक क्या रहेगी, 134, और जब लैंगिक समानता की बात की जाएगी तो यहाँ पे रैंक क्या रहेगी, 108। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया है कि भारत में लैंगिक समानता के लिए अच्छा काम हो रहा है, स्थिति हमारी सुधरी है, ठीक है। तो ये वाली जो है वो दोनों टॉपिक या दोनों पॉइंट जो है वो आपके लैंगिक समानता से रिलेटेड है कि पिछले साल जो 2021 में जो डाटा आया था उसमें भारत की रैंक 122 थी, पिछला जो रिपोर्ट आया था उसमें। और 2022 वाली जो रिपोर्ट आई है इस साल, मैंने बताया कि ये 2022 वाली रिपोर्ट है जो 2024 में आई है, तो ये जो है 2022 वाले रिपोर्ट में 108वीं रैंक है लैंगिक असमानता के मामले में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है कि भूटान 125वें नंबर पे है, नेपाल 146 नंबर पे है, यहाँ पर चाइना आपको 75 पे मिलेगा, जो श्रीलंका है वो 78 पे मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। पीटी में रैंक पूछा जाएगा, यूएनडीपी के बारे में पूछा जाएगा, और मेंस में आपसे चीज़ें रिलेट करने को बोली जाएंगी कि इसकी क्या बेनिफिट है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो 3 आयाम जोड़े गए हैं, जैसे कि जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा के स्तर हो गए, प्रति व्यक्ति आय, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले टर्म से भी जुड़ता है ना। जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप समृद्धि की बात करते हैं, तो समृद्धि कैसे आती है, जब आपको एक सही जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन मिले, साथ के साथ आय का आपके पास पर्याप्त स्रोत हो। तो जब इन चीज़ों को मिला दिया जाता है तब जाके समृद्धि मिलती है। समृद्धि खाली पैसा कमाने से नहीं मिलेगी, समृद्धि का टर्म ही इकोनॉमी में ये है कि समृद्धि में आय भी आनी चाहिए और साथ के साथ जीवन गुणवत्ता भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। कभी हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का, तो वहां पर हम बताएंगे कि डेवलपमेंट में और समृद्धि यानी कि ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब ये आर्टिकल आएगा आपका, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो जीएस पेपर 3 से भी आपका बन सकता है। और समृद्धि की जब बात आएगी तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें, जीवन प्रत्याशा की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय की बात होती है। तो ऐसे आप अपने टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक। अब हमने सबसे पहले देखा कि जो HDI है वो जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है UNDP। तो UNDP के बारे में देख लेते हैं। यूपीएससी का ये टॉपिक रहता है, कभी कभी हर साल पूछा जाता है, कभी कभी एक आध साल गैप करके पूछा जाता है संस्थाओं के बारे में। तो यूएनडीपी भी क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, एक संस्था है जो क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करती है। देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, 1965 में हुई है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और इसमें 170 से अधिक देश इसमें फिलहाल में शामिल हैं। लगभग 193 देशों का ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डाटा जारी करता है। टॉप पर कौन है, मैंने बताया स्विट्जरलैंड, और भारत की स्थिति क्या है, 134, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। पीटी का आपका पीटी पास आ रहा है तो पीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो बजाय क्वेश्चन कराने के प्रीवियस ईयर के, जब मैंने आपको बता दी चीजें कि यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें पूछी जा सकती थी मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ पर कंपाइल कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी समझ में आई होंगी। अब ये बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने इतनी चर्चा कर ली है, आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें देख रखी है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, नए 2 ईसी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। वनडे एग्जाम्स वगैरह में ये पूछा जा सकता है कि कौन 2 नए ईसी अपॉइंट किए गए हैं। तो पहले हैं आपके गणेश कुमार, दूसरे हैं सुखबीर संधू जी। तो ये दोनों जो है वो IAS अधिकारी रह चुके हैं। अभी फिलहाल इनको नया इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो चुनाव आयुक्त जो है, वो क्या किया गया है, नियुक्त किया गया, ठीक है। तो कौन है, गणेश कुमार जी और सुखबीर संधू जी, नाम याद रखिएगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, चुनाव आयुक्त तो कौन है, वो है राजीव कुमार जी। तो ये जो मेन मुख्य है ये, ठीक है, चीफ। और बाकी 2 अन्य कौन से हैं, अब हो गए ये गणेश कुमार जी और सुखबीर संधू। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अब हम आज क्या करेंगे, ये बार बार टॉपिक आ रहा है, मुद्दा हमेशा न्यूज़ में रह रहा है, इलेक्शन है तो ये रहेगा भी आगे ही न्यूज़ में। तो हम आज क्या करने वाले हैं, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का चैप्टर है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, 2 या 3 पेज में क्या है, पूरा निर्वाचन आयोग के बारे में उसमें बता दिया गया है। तो आज हम उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, सो दैट क्या है कि हमें फिर दोबारा इस टॉपिक को
क्या बार बार इधर उधर से देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में चीजें जान लेते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो सबसे पहला है क्या कि निर्वाचन आयोग एक तरीके का क्या है, पहली बात तो ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय कहने का मतलब है कि संविधान में अनुच्छेद के तहत इसको क्या है, स्थापित किया गया है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है। तो जब आप आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में आपका क्या आता है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की बात आती है। तो ये किस तरीके का निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये एक तरीके का स्वतंत्र निकाय भी है। मतलब कि क्या है, इसमें किसी भी ऐसा है कि जो भी इनके आयुक्त होते हैं उनको कभी भी अपने हिसाब से पद से नहीं हटाया जा सकता। तो उनको क्या है, पद की जो है सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि किसी को भी हटा दिया, किसी को भी बिठा दिया, ये खुद इस्तीफा देंगे या फिर जब साबित कदाचार वगैरह या अक्षमता वाली चीजें जब इनमें आरोप लगते हैं तभी क्या है, इनको पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र वाले चीज में नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा ले, ऐसी वाली चीज यहाँ पर नहीं होती है। ये एक तरीके का स्वतंत्र निकाय है जो अपने हिसाब से काम करता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके का निकाय है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है देखना। जब आप बार बार प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको ये चीजें, कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूज आप पढ़ेंगे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे बनने हैं, कहाँ से बनने हैं। फिर फालतू की न्यूज आप साइड में छोड़ देते हैं और जो काम की न्यूज है, जो काम का फैक्ट है, काम का डाटा है, वो आप अपने लिए स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग का सबसे पहले मैंने बताया आर्टिकल 324 में ये मेंशन है, संवैधानिक निकाय है और इसके जो भी सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए, ठीक। स्थापना कब हुई है इसकी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए जो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, याद करिए, वन डे फैक्ट है ये आपका, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक। उसके बाद क्या है कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था कहने का मतलब क्या है कि ये केवल केंद्र के लिए चुनाव नहीं करवाती, ये राज्यों के लिए भी चुनाव कराती है। तो अगर आपसे कहीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए कि क्या चुनाव आयोग केवल और केवल जो सेंट्रल लेवल के लिए चुनाव करवाती है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये राज्यों के चुनाव भी कंडक्ट करवाती है। चुनाव आयोग को किन किन जगहों की चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है, तो चुनाव आयोग क्या है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, लोकसभा यानी कि LS, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, साथ के साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव होते हैं उनको भी ये कंडक्ट कराते हैं। तो इन 4 पदों के लिए या इन 4 जगहों के लिए चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है। ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चारों जो चुनाव हैं वो चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन जो राज्यों में पंचायत के लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई जाती है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो राज्य के स्तर पर एक अलग से राज्य चुनाव आयोग होता है जो पंचायतों में चुनाव कंडक्ट कराता है। लेकिन अगर बात की जाए सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा और विधानसभाओं की बात की जाए राज्यों में, तो उसका चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग, है ना। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो आई होप यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अलग से एक राज्य चुनाव आयोग बनता है जो क्या करता है, चुनाव कंडक्ट कराता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को बहुत ही हाईलाइट करके पढ़ा रही हूँ, ठीक। उसके बाद संरचना, संरचना क्या होती है, ये 3 मेंबर्स की या 3 सदस्यीय बॉडी होती है। 3 सदस्य में एक तो आपके पहले होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, पहले एक क्या होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरे बाकी 2 अन्य सदस्य। तो अभी जो गणेश कुमार जी हैं और एक कौन है, सुख संधू जी है, वो जो 2 हैं वो क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन राजीव कुमार जी जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब मैंने इसको पहले डिस्कस किया था तो उस टाइम मैंने कुछ हिस्ट्री बताई थी कि 1989 से पहले क्या होता था, एक सदस्यीय चुनाव होता था, एक सदस्यीय पूरा आयोग होता था, ठीक। लेकिन 1989 से पहले क्या हुआ, आपका वोटर्स की जो उम्र सीमा है उसको क्या है, 21 वर्ष से घटा करके कर दिया गया, कितना, 18 वर्ष, है ना। 1988 में ये किया गया था,
61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपसे पूछा जाता है। संविधान में संशोधन, 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और 1988 का था ये आई थिंक। तो उसमें क्या किया गया था, जो उम्र सीमा है वोट देने की 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसी उम्र सीमा की वजह से क्या हुआ, चुनाव आयोग के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया। क्यों लोड ज़्यादा इसलिए बढ़ गया, क्योंकि जहां कल तक 21 वर्ष के ऊपर के लोग शामिल हो सकते थे, अब वहां पे घट गई वो सीमा और 18 वर्ष, मतलब कि ज़्यादा लोग क्या हुए इस लिस्ट में शामिल हो गए। तो लोड बढ़ा, इस वजह से जो है 1989 के बाद इसको क्या कर दिया गया, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद 1990 में क्या किया गया, वापस से उसको 1 सदस्यीय किया गया और फाइनली 1993 में क्या कर दिया गया, इसको पूर्णतः 3 सदस्यीय बना दिया गया। और 1993 के बाद से अभी तक जो है वो चुनाव आयोग क्या है, 3 सदस्यीय बना हुआ है। इसमें अधिकारी जो होते हैं वो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। तो मैंने जब आर्टिकल स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्तों के बाद जो अभी नए जो चुनाव आयुक्त आए हैं वो भी क्या है, IAS अधिकारी रह चुके हैं। अभी हमने संरचना जान ली, 3 सदस्यीय बॉडी। अब देख लेते हैं नियुक्ति और कार्यकाल। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कार्यकाल के मामले में क्या है, पहले तो कि हम ये देख लेते हैं कि ये 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की अवधि तक ये क्या होते हैं, पद पर बने रह सकते हैं। और क्या है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान अधिकार प्राप्त है। तो कई बार पदोन्नति या पदक्रम के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अधिकारी किस अधिकारी के बराबर है, या पदक्रम में कौन पहले नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चुनाव आयोग के जो 2-3 सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग जो है इज इक्वल्स टू क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के बराबर जो है चुनाव आयोग के सदस्य भी योग्यता रखते हैं। ठीक है, मतलब कि इनको कभी भी ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति जब चाहे नहीं हटा सकते। प्रसाद परयंत्र वाला मामला यहाँ पर नहीं है। इनको हटाया जाएगा कब, जब इन पे अक्षमता का कोई चार्ज लगे या ये खुद इस्तीफा दे दें। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, 3 सदस्यीय ये जो बॉडी है ना, इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो और बाकी 2 को उनसे कम हो, नहीं। यहाँ पे तीनों सदस्य समान योग्यता रखते हैं, समान अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अन्य 2 आयुक्तों के समान ही योग्यता मिली हुई है। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब मैंने जो चीज़ें आपको पहले बताई वही यहाँ पर मेंशन है। देखिए, सबसे पहले कि स्थायी और ये स्वतंत्र निकाय है, इसका काम क्या है भाई, कि केवल मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था कहने का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव कंडक्ट करवाता है। ये आर्टिकल किस में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 324 में। उसके बाद मैंने बता दिया कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उनके साथ क्या होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि पहले 89 तक 1 सदस्य था, उसके बाद में देखिए यहाँ से आयु सीमा घट के क्या हो गई, 21 साल से 18 हो गई। फिर ये 89 के बाद से 3 सदस्य बना, आगे चल के फिर 90 में 1 सदस्य बन गया, यहाँ पे लिखा है 90 में 1 सदस्य बना, और 1993 से ये क्या हो गया, वापस से 3 सदस्य हुआ। यहाँ पे उनके वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या करी, शॉर्ट में बता दी। तो वही सारी चीज़ें हैं, एक बार आप जाके खुद से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वही 6 साल और 65 वर्ष आयु सीमा। ठीक है, तो पूरा मैंने एक पॉलिटी का आपको चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिया। अब इनके शक्ति और कार्य के बारे में देखते हैं। तो जो संसद और राज्य विधानसभाओं का जो है चुनाव करवाने का, साथ के साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होती है। ठीक है, और इनकी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रशासनिक शक्ति, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी उनकी शक्तियां हैं जो केवल सलाहकारी हैं। कुछ मामलों में वो चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को या सरकार को क्या है, सलाह दे सकते हैं। कुछ उनके अधिकार प्रशासनिक लेवल के हैं, प्रशासन को कैसे हैंडल करना है चुनाव के समय में उनकी भी जिम्मेदारी होती है। कुछ इनके पास अधिकार अर्धन्यायिक हैं। अर्धन्यायिक कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इनके
क्या कहते हैं, कोई भी अगर इनके आदेश के खिलाफ जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट के समान उस व्यक्ति को या उस संस्था को कुछ दंड भी दे सकते हैं। तो अर्धन्यायिक कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत पावर ये कोर्ट के समान भी रखते हैं, ठीक। और अब जो है शक्ति और कार्य तो किसी को भी समझ में आता होगा, चुनाव आयोग क्या करता है, वोटर्स की लिस्ट जारी करना है, उनके लिए डेट जारी करनी है कि कब वोटिंग होगी, परिसीमन का काम जो है वो भी इस तरीके से यही करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कहाँ पर संवैधानिक जो क्षेत्र है वो पूरा अलग अलग करना, उनका ब्यौरा तैयार करना, राष्ट्रपति को ये सारी चीज़ें सौंपना कि हाँ हमने ये खाका बनाया है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, चुनाव आयोग के होते हैं, ठीक है। मतदान करवाना, कोई मतदान में गड़बड़ी हो गई तो उसको भी देखना, ये सारी चीज़ें क्या है, चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ हैं। तो आई होप आज का जो ये वाला टॉपिक था अब एकदम क्लियर हो गया। अब इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी आपका न्यूज़ आएगा तो हमें अब इस टॉपिक को स्किप करना है, बस हम अपडेट्स देख लेंगे और अब हमको प्रीवियस में जा कर के कोई भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने इतने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया। एक आज का वीडियो और एक जो हमने 3-4 दिन पहले किया था जिसमें मैंने आर्टिकल 324 और 329 के बारे में बताया था, मैंने उसको फिर से रिपीट नहीं किया क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, फालतू में आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आज हमने बिल्कुल लक्ष्मीकांत के चैप्टर से कर ली है, मतलब कि अब ये टॉपिक हमारा बहुत ही सही से रेडी हो चुका है, ठीक है। बस इसको टाइम आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगला जो है भारत और भूटान से संबंधों से रिलेटेड ये आर्टिकल है, क्या है, मोदी विल ट्रेवल टू भूटान नेक्स्ट वीक। बोला गया है कि मोदी जी जो हैं वो नेक्स्ट वीक क्या है भूटान जाने वाले हैं और भूटान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। भूटान का एक जगह है जो कि भारत के असम से लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये भारत का असम है, मैं एक समझने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर भूटान है तो वहाँ पर एक जगह है जो कि भूटान और भारत के असम के साथ में क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ पे भूटान अपना एक प्रोजेक्ट चालू करने वाला है, हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये है कि मोदी जी विजिट करने वाले हैं अगले हफ्ते, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर चुनाव आयोग का अगर डेट वगैरह आ जाएगा तो फिर ये भूटान जा करके क्या बड़ी परियोजनाओं को इनोग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो सारा मुद्दा है। तो इस आर्टिकल में ये चीज बोली गई है कि भूटान जो है एक क्या कर रहा है, बहुत ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट चालू करने वाला है। भूटान का एक शहर है जो असम के साथ सीमा साझा करता है, तो वहाँ पे एक तरीके का एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट आम नहीं है, वो इस लिहाज से बन रहा है कि उससे पर्यावरण को बिल्कुल भी क्षति ना हो। भूटान जो है वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक कंट्री बोला जाता है। आपने हमेशा से सुना होगा कि भूटान जो है वो समृद्धि और खुशहाली पे ज़्यादा फोकस देता है, ठीक है। वो ग्रोथ को भी देखता है लेकिन अपने जनता की हैप्पीनेस पे, प्रसन्नता पे बहुत ज़्यादा काम करता है और साथ के साथ पर्यावरण पे भी बहुत ध्यान देता है भूटान। तो ये जो भूटान का ये जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है इसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस है। एक तो पर्यावरण की दृष्टि को देख करके ये बनाया जा रहा है, लेकिन जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसके लिए भूटान, अब जाहिर सी बात है समृद्धि कहाँ से आएगी, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक एकदम खुशहाली की बात तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि गरीब को अगर खाना ही नहीं मिलेगा भरपेट तो वो कहाँ से खुश रहेगा, एक बात ये भी है। तो एयरपोर्ट भूटान इसीलिए बना रहा है ताकि क्या हो, उसके अन्य देशों के साथ में कनेक्टिविटी बन सके। भूटान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक करने का मतलब है कि उसके आसपास चारों तरफ क्या है, देश ही देश है, भूमि ही भूमि है, ना उसके पास समुद्री कोई ऐसा क्षेत्र है जिससे कि वो व्यापार कर सके। बहुत छोटा सा कंट्री है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, ज़मीन की कमी है उसके पास, तो और भी वो बहुत सारे डेवलपमेंट्स नहीं कर पाता है। तो इसलिए अब वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट बनाया है। और भूटान बहुत सारी चीज़ों के मामले में इंडिया पर डिपेंडेंट है। एकमात्र हमारा यही पड़ोसी बचा है जिस पर हम आंख बंद करके फ़िलहाल तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी सारे जितने हमारे पड़ोसी हैं वो क्या है, प्रो चाइना वाले हो गए ना। हर कोई भी मामला, चाहे आप श्रीलंका का देख लीजिए, चाहे वो नेपाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं चाइना से कोई ना कोई फेवर ले रहे हैं हमारे बाकी पड़ोसी देश। लेकिन भूटान एकमात्र अभी ऐसा बना हुआ है जो चाइना से बिल्कुल कट है और वो क्या करता है, इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। साथ के साथ एक डोकलाम वाला मुद्दा हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है, आपको ध्यान में होगा, ये विवाद रहता है चाइना, भूटान और भारत के बीच में। तो वो भी यहीं पर है, सीमा से लगा हुआ है, भारत के साथ भी, चाइना के साथ और भूटान के साथ। तो भूटान क्या करता है, इंडिया की तरफ देखता है हमेशा, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि अगर चाइना ने क्या किया, उसके क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए सोचा, तो क्या करेगा, भूटान जो है इंडिया से हेल्प ले सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए ऐसे संबंधित था, ऐसे इंपॉर्टेंट था
अब हमारे लिए यहाँ से काम की चीज़ क्या है, अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, अगर प्री की बात करूँ तो आपसे कुछ पूछ लेगा कि भारत और भूटान के बीच में क्या परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। और अगर आपसे मेंस में पूछेगा तो मेंस में ये पूछेगा कि भारत और भूटान के संबंधों की क्या ऐसी संभावनाएं हैं और क्यों भारत जो है वो भूटान की तरफ जुड़ा हुआ है, या भारत भूटान की तरफ जुड़ा है तो भूटान क्यों भारत की तरफ देख रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई कि जो चाइना वाला फैक्टर है वो दोनों के लिए काम करता है। एक तो भूटान खुद भी चाहेगा कि भाई चाइना उनकी एक तो छोटी सी कंट्री है, उसकी जगहों को ना हड़प ले, इसलिए वो भारत की तरफ हमेशा रहता है, भारत के साथ रहता है। भारत भूटान पे इतना फोकस इसलिए करता है क्योंकि देखिए हमारे असम के साथ में भूटान की सीमा लगती है, डोकलाम वाला क्षेत्र भी भारत के पास ही में है। तो क्या ही ये हमेशा हमारा कंसर्न रहता है कि अगर चाइना ने भूटान को दबोचा तो क्या है, साथ के साथ में हमारे यहाँ के भी बहुत सारे क्षेत्र पर चाइना क्या करेगा, अधिग्रहण करने की सोचेगा। तो ये वाला फैक्टर है हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट, इसलिए हम भी भूटान का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। फिलहाल ये रहा पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या फायदे हैं। अब हम पीटी के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि भारत और भूटान के साथ में क्या परियोजनाएं ऐसी चल रही है जिनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि भारत और भूटान के बीच अभी जो मैंने जिस जगह की बात की थी कि जिस जगह पे एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है वो जगह का क्या नाम है, गेलेफू। गेलेफू एक क्षेत्र है जो कि असम के साथ भी सीमा साझा करता है या थोड़ा सा टच होता है। तो इसी गेलेफू पे, जगह का नाम भी याद रखिएगा, इसी गेलेफू पे क्या है, भारत और भूटान मिल करके क्या है एक एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जो भूटान को कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के लिए मदद करेगा। भारत और भूटान के संबंध बहुत पुराने हैं, 1949 से लगभग ये हमारा देश बना हुआ, हमारा दोस्त बना हुआ है, मैत्री देश हमारा भूटान है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं भारत और भूटान के बीच, देखिए यहाँ पे मैत्री और सहयोग संधि भी की गई है, ठीक है। कब की गई है, 2007 में। तो अब हम देख लेते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से कि भारत और भूटान के बीच में प्रमुख योजनाएं क्या हैं जो रीसेंट पास्ट जो 2-3 सालों में हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला है, और ये हमेशा न्यूज में रहता है, कई लोग जानते भी होंगे, मांग देछू जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना कब शुरू हुई है, 2019 में शुरू हुई है और लगभग 720 मेगावाट क्षमता की ये परियोजना है। तो क्या है, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, ये भारत और भूटान के बीच में है। साथ के साथ में मतलब भारत कहीं ना कहीं वित्त पोषित करता है, बनी तो है ये भूटान में लेकिन भारत क्या है, वित्त पोषण करता है, ठीक है। एक अलग जो दूसरी परियोजना है वो है मैत्री पुल। ये 179 मीटर का लंबा पुल है जो भारत और भूटान के बीच में बन रहा है और दोनों देशों के बीच ये व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये मैत्री पुल बनाया गया है। भारत और भूटान के बीच कब बनाया गया है, तो 2022 में ही बनाया गया है, बहुत पुराना नहीं है, 179 मीटर लंबा, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने डोकलाम वाला चीज़ बताई, डोकलाम बहुत विवादों में रहता है, पिछले साल बहुत इस पे विवाद भी चल रहा था। तो डोकलाम सड़क जो है वो क्या है, 2022 में बनाई गई है। 18 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जो भारत और भूटान के बीच में बनाई गई है। ये क्या है, रक्षा सहयोगों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है, चाइना को क्या है काउंटर करने के लिए ये डोकलाम सड़क 2022 में बनाई गई है। उसके बाद आता है भारत भूटान फाइबर ऑप्टिक लिंक, है ना। ये क्या है, 200 किलोमीटर लंबा जो है लिंक है और ये भी 2022 में आई है। और डिजिटल कनेक्टिविटी जो ये ऑप्टिकल वाली चीज़ है, फाइबर ऑप्टिकल, तो ये इंटरनेट को तीव्र गति से, जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचाने का काम होता है। तो भारत और भूटान के बीच 2022 में ये चीज़ें शुरू हुई हैं। उसके बाद एक और है परियोजना मानस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो भारत और भूटान के बीच में ये संयुक्त वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना है, एक तरीके से 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। तो पिछले साल का ही ये डेटा है और क्या है, दोनों देशों के बीच जैव विविधता संरक्षण के लिए ये बना हुआ है। तो याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान के बीच में क्या है, एक तरीके का संयुक्त वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए क्या है, एक तरीके की परियोजना है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। 2023 में ही एक और चीज हुई है, भारत भूटान स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। तो 2023 में भारत भूटान स्टार्टअप जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये बना है स्टार्टअप्स को क्या है बढ़ावा देने के लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो परियोजनाएं हुई जो कि भारत और भूटान में हाल के दिनों में चल रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में चल रही हैं, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया,
बहुत सारे, जैसे कि आपने जैव विविधता वाला देखा, एक और है संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी ये चीज़ें चल रही हैं कार्यक्रम 2023 में। साथ के साथ में शिक्षा पे भी भारत भूटान जो दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, भारत जो है वित्त पोषित करता रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद स्वास्थ्य सहयोग के लिए भी कार्यक्रम बना है। तो ये सब चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में भी आप कोट कर सकते हैं, और पीटी में आपसे पूछ दिया जाए जैसे कि मांगदेछू परियोजना के बारे में, और साथ के साथ में कब शुरू हुआ, किन देशों के बीच है, ये पूछ दिया जाए। साथ के साथ डोकलाम सड़क या फिर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किन देशों के साथ ये सारी परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, अंत में ये जो हमारी छोटी सी न्यूज़ है, ये बिल्कुल क्या है, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, लागू तो नहीं हो पाई है अभी फिलहाल में, अभी सिर्फ चंडीगढ़ में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने का चल रहा है, चंडीगढ़ में शुरू होगी। ये क्या है, पूरा सेंटर ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑन रोड क्रैश विक्टिम्स। तो कैशलेस ट्रीटमेंट की बात की गई है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब सड़क पे दुर्घटना होती है तो एक तो आदमी जो है वो कोई दूसरा देखता है उसको तो इग्नोर करने वाली चीज़ आज के दिनों में बहुत देखने को मिलती है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देखा, कोई ध्यान नहीं दिया और आदमी ऐसे ही पड़ रहा है, तड़प रहा है और लोग अपना निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको इंसानियत उनमें बाकी होती है तो वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, पुलिस की कार्यवाही और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साथ के साथ में ये आदमी को डर रहता है कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो पैसा मुझे देना पड़ेगा। अब कई गरीब लोग हैं जिनके पास नहीं है पैसा, फिर वो संकोच करते हैं कि हॉस्पिटल लेके जाया जाए कि नहीं ले जाया जाए, है ना। एक गुड समेटेरियन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, गुड समेटेरियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि दुर्घटना जब हुई है उसमें 1 घंटे के भीतर भीतर यदि उस व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। साथ के साथ ये जो गुड समेटेरियन वाली चीज़ है उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे भी देने का। ये कुछ पिछले साल से ये चला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है जो दुर्घटना देखता है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, विदिन 1 आवर, दुर्घटना हुई उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, कुछ पुरस्कार, पैसा दिया जाएगा, ऐसी वाली चीज़। ठीक है, तो ये गुड समेटेरियन वाला कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। साथ के साथ अब एक नई चीज़ इजाद कर दी गई है रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है रोड दुर्घटना के बाद, तो क्या होगा, उस व्यक्ति का फ्री में इलाज होगा। अब फ्री में अगर इलाज होगा तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको ये नहीं होगा कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, है ना, पैसे लगेंगे मेरे, ऐसा नहीं होगा। जहां पर भी जाएगा वो व्यक्ति, जिस भी हॉस्पिटल में उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर के, तो उस व्यक्ति का फ्री में इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने पिछले साल ही शायद ये सब चीज़ें ऑलरेडी लागू कर रखी हैं। दिल्ली में ऐसा है कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेके जाता है तो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की, जिसको चोट लगी है, उसकी फ्री में इलाज हो पाती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या है, चलने वाला है चंडीगढ़ में। और इसमें कितना हेल्प की जाएगी, तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का क्या है, फ्री इलाज किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये पूरा एक छोटा सा न्यूज़ था। और इसमें जो है व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का मेंशन किया गया है कि जो हमने केयर है, मेडिसिन केयर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मेडिकल व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही मेंशन है। ये जो गुड समेटेरियन वाली चीज़ है ये भी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत में मेंशन है। तो ये कुछ अपडेट थी, छोटी सी न्यूज़ थी, इसको जानना जरूरी था। अंत में हमारे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप आज का आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बिल्कुल आज इन डिटेल आपको पीटी के लिए तो बिल्कुल अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे जो कंटेंट है मैंने आज प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको ये पसंद आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अंत में अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।